इस समापन सत्र के अगले वक्तव्य कॉलोनियल फिल्म एंड सेंसरशिप, इस विषय को लेकर हमारे बीच में डॉक्टर मेराज अहमद जी हैं, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रहे हैं। और सर को कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें नेशनल फिल्म ऑर्चिड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 में सर को प्राप्त हुआ है। सर के शोध पत्र सक्सेस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट पॉल यूनिवर्सिटी कनाडा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से प्रकाशित हुए हैं। सर के और आलेख इतिहास और समाजशास्त्र, साउथ एशिया, समकालीन साउथ एशिया के विभिन्न विषयों पर जो प्रकाशित हैं, और विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज में भी सर के विभिन्न आलेख समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। सर की एक पुस्तक है फिल्मिंग हॉरर हिंदी सिनेमा घोस्ट एंड आइडियोलॉजी, जो सेज पब्लिकेशन से 2016 में प्रकाशित हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है फिल्म और सेंसरशिप के विषय पर। हमारे बीच में आमंत्रित हैं सर डॉक्टर मेराज अहमद जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू। शुक्रिया अजीत जी, आप सबका धन्यवाद जो अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आप लोगों से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मैं बहुत मुख्तसर कहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से वक्त की सख्त किल्लत है। सेंसरशिप के हवाले से नहीं सर वक्त आप पूरा ले सकते हैं, कोई पाबंदी अभी नहीं है। अब अंतिम है तो हम लोग जितने भी लोग रहेंगे आपको बड़े धैर्य से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। मैं निशान जी को पहले कहना चाहूँगा कि it was very illuminating and very interesting lecture that you had made. In fact, इसी कुछ तर्ज पर मेरा भी कुछ कहना है सेंसरशिप के हवाले से कि देखिए, आमतौर पर कॉलोनियल सिनेमा जो था, आमतौर पर ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान में जो भारत में आज़ादी से पहले जिस किस्म की जो फिल्में बन रही थी, तो दे वर बीन सब्जेक्टेड टू इरेशनल सॉर्ट ऑफ सेंसरशिप के, उसमें कुछ नेशनलिस्ट सीन्स डाल रहे हैं या गाने डाल रहे हैं, फिल्में बैन हो रही हैं। तो लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है बंगाल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप के जो रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम 1920 टू 1920, वो कुछ और कहानी जो है बयान करते हैं। और मैं बिल्कुल निशान जी से बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूँ कि सेंसरशिप इतना सिंपल नहीं है कि आप बाइनरी क्रिएट कर लीजिए कि एक तरफ एक नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स हैं, दूसरी तरफ एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है और हेल बेंट ऑन कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जब आप सेंसरशिप के पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं विद रिगार्ड टू सेंसरशिप इन कॉलोनियल इंडिया। पहले तो देखिए ये है कि एवरी सेकेंड फिल्म मेकर वॉज मेकिंग नेशनलिस्ट फिल्म। एक किस्म का एक धारा है। और दूसरा एक धारा ये भी है कि नेशनल मूवमेंट जो है, यानी कि जो द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, वो सिनेमा के ऊपर में बहुत जल्दी कंसोलिडेट हो पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और फिल्म मेकिंग में कहीं ना कहीं एकता या एक में मिलन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे अगर आप रिकॉर्ड्स का अध्ययन करेंगे तो उसकी कहानी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि 1920 में देखिए पहली बार फिल्म सेंसरशिप के कानून बनते हैं। अब देखिए सेंसरशिप जो होता है वो कोई आप इमेजिन करिए कि 1920 का साल है और आप आमतौर पर क्या करते हैं, यू वर्क थ्रू कन्वेंशंस। तो सेंसरशिप जो होती है आमतौर पर इट वर्क्स थ्रू कन्वेंशन। कोई लिस्ट बना के तो देता नहीं है कि ये सीन खराब है इसको काट देना, ये सीन अच्छे हैं इसको रख लेना। अब हर एक फिल्म में जब सीन काटा जाता है तो वो दूसरे की तरफ इशारा करता है कि आपने पहला ऐसा काटा था तो आप दूसरी फिल्म में भी यही सीन काट ला। तो ये जो कन्वेंशन बिल्डअप होता है, इंडिया में नहीं था। कॉलोनियल इंडिया में ये कन्वेंशन नहीं था। लेकिन जब कानून बन गया तो अब ये बात आई कि अब फिल्मों को सेंसर करना है, तो अब कैसे करेंगे। तो जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर था, उनकी एनुअल रिपोर्ट आया करती थी हर साल। तो एनुअल रिपोर्ट का अध्ययन करके और उसको कोशिश करी गई कि उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। हालांकि इंडिया में जो सिनेमा था वो ब्रिटेन के सिनेमा से काफी मुख्तलिफ था, ऑडियंस की जो कंपोजिशन थी वो काफी मुख्तलिफ थी, बट दिस इज हाउ इट वाज ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो 1920s में आमतौर पर ये भी सोचते हैं लोग कि माइथोलॉजिकल फिल्म्स बन रही थी जो एक मेटाफोरिकल फॉर्म में वो नेशनलिस्ट मैसेजेस दे रही थी। This is probably because the only films that have survived in India are the mythological films. दादा साहब फाल्के की फिल्में बची हैं।
तो उससे एक तस्वीर बनती है कि ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म दैट वर बीइंग मेड इन इंडिया इन द 1920s वर माइथोलॉजिकल। इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1920s में कॉमेडीज बन रही थी, 1920s में एक्शन थ्रिलर बन रही थी, 1920s में मेलोड्रामा बनाया जा रहा था। और बड़ा आपको अजीब लगेगा सुन करके, श्राद्ध सेरेमनी के जो है वो फिल्में बनती और वो थिएटर में रिलीज होती। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि आमतौर पर ये सोचा जाता है कि देयर इज अ बाइनरी है, कांग्रेस ऑन वन साइड, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन द अदर, और सेंसरशिप के कानून ला रहे हैं, प्रेस के कानून ला रहे हैं, सेडिशन के एक्ट लग रहे हैं। बट लेकिन आपको बड़ा अजूबा लगेगा सुन करके कि फिल्मों में जब आप रिकॉर्ड्स पर आप उसका अध्ययन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो एनुअल कन्वेंशंस हुआ करते थे उनको सेंसर दे करके पास करा गया। तो ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है जो हम सोचते हैं ना कि दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड, या दिस इज द कॉलोनियल गवर्नमेंट हेल बेंट ऑन क्लीनिंग आउट ऑल नेशनलिस्ट मैसेजेस फ्रॉम इंडियन सिनेमा। द रियलिटी इज अ लिटिल डिफरेंट। तो इस किस्म की फिल्में भी इंडिया में जो है वो सेंसर होकर के रिलीज हो रही थी। अब यहाँ बात आती है कि फिल्में सेंसर हो रही थी, तो कैसी फिल्में सेंसर हो रही थी? तो इट्स बड़ा आपको फिर अजूबा लगेगा कि 1940s तक टिल द लेट 1930s तक इंडिया में द मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म दैट वे बीइंग एग्जिबिटेड इन इंडिया वे मोस्टली अमेरिकन फिल्म्स। इंडियन फिल्मों की तादाद बहुत कम थी। आप ऐसा मान के चलिए ऑलमोस्ट 90-10, 9:10 का एक रेशियो, हर 10 फिल्में अगर बाहर से आ रही तो उसमें से 1 या 2 फिल्म आ रही है। और जब आप 1920 से 1928 के रिकॉर्ड्स को आप पढ़ते हैं तो यू विल रियलाइज दैट नॉट अ सिंगल इंडियन फिल्म वाज बैंड। द ओनली फिल्म दैट वाज बैंड वाज वे बैक इन 1927 में एक फिल्म आई थी, रेस की ठेस। वो बनाई थी मदन थिएटर्स वालों ने, वो जो कलकत्ते में उनका बड़ा एक एग्जीबिशन का एक बड़ा उनका बिजनेस था। एंड द रीजन फॉर बैनिंग that film was not its nationalist message. The reason for banning it was because of its low moral tone. जुए के ऊपर में वो फिल्म बनी थी, तो एक किस्म का एक मॉरल गार्डियनशिप के तौर पर आप देखिएगा कि सिनेमा जो है सेंसरशिप के जो कानून थे वो काम कर रहे थे। तो 1920 टू 1928 तकरीबन 10,000 फिल्में रिलीज हुई होंगी, 9,000 प्लस। और इन फिल्मों में ज्यादातर the bulk of the movies were American। तो ये एक धारणा है कि भारत में फिल्में बन रही थी और उनको सेंसर करा जा रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर में इंडियन फिल्में बड़ी आसानी से जो है वो सेल थ्रू कर रही थी। इवन कांग्रेस के महात्मा गांधी कलकत्ते में आते हैं 1921 में, उसका कांग्रेस जो है पार्टी वो है उसका फिल्म बनाती है और वो कलकत्ता में थिएटर्स में रिलीज होती है, सेंसस में नहीं अटकती है वो फिल्म। अब एक मिसाल है 1923 में एक भक्त विदुर एक फिल्म आई थी जहां पर में हीरो जो है वो महात्मा गांधी की तरह टोपी लगाए हुए है। वो that was one of the only film that was in fact was banned because of its overt political leanings। लेकिन अगर if that be the case, if censorship was so simple, तो कांग्रेस के कन्वेंशंस को सेंसर करने का क्या तुक बनता है? तो कांग्रेस की जो मीटिंग हुआ करती थी, एनुअल नागपुर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नागपुर समिट हो रही है, तो 1923 में इस किस्म की फिल्में जो हैं वो सेंसरशिप होता, उनमें सीन थोड़ा बहुत काट लिए जाते और फिर उसको एग्जीबिशन के लिए छोड़ दिया जाता पब्लिक डोमेन में। तो और ये भी एक धारणा बड़े अजीब सी है कि भारत में जो फिल्में बन रही थी वो ज्यादातर साइलेंट एरा में जो बन रही थी भारत के लोग बहुत कम बना रहे थे फिल्में। राइट टिल द 1930s the majority of the film that were being released in India for exhibition were American films। तो ये जो सेंसरशिप जो भारत में लाया गया जो है उसका ज्यादा नुकसान अमेरिकन फिल्म्स को हुआ बमुकाबले हिंदी फिल्मों को या साइलेंट एरा की इंडियन फिल्म्स को। तो ये जो धारणा है कि सेंसरशिप जो है कि एक बाइनरी क्रिएट हो रही है, दिस ऑन वन साइड द अदर ऑन द अदर साइड, तो ये बड़ा एक इट्स अ क्वेश्चनेबल काइंड ऑफ पोजीशन। और एक और भी मैं बताना चाहूंगा वो कि एक मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा, देखिए कि 1927 में सेंसरशिप को पढ़ने के लिए
जो है वो इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी आई थी, केम फ्रॉम इंग्लैंड, उसमें कुछ इंडियन भी थे, और उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द नेशनलिस्ट ओपिनियन अबाउट सिनेमा इन इंडिया इन जनरल। तो आप नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि सर डिनशो वाचा जो हैं, जो 1901 में शायद कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, उनका क्या व्हाट इज हिज ओपिनियन। अब वो लिखते हैं, अ वेरी मॉरल हीरो नॉट ओनली इनसाइट बट प्रोवाइड क्वाइट यूजफुल डिटेल्स एज टू हाउ सर्टेन क्राइम्स, that is, for example, murder, burglaries, arson, holding up people, wrecking trains, and so on, can be accomplished besides giving full lessons in intrigue. और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने भी दो उसमें जो है वो टिप्पणी करी। उन्होंने कहा, द इविल दैट सिनेमा हैज डन एंड इज डूइंग इज पेटेंट, यानी कि ये जग जाहिर है कि सिनेमा क्या नुकसान कर रहा है। द गुड इफ इट हैज डन एट ऑल रिमेन्स टू बी प्रूव्ड। तो नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये जो एक धारणा है कि समवेयर डाउन द लाइन, एक मिनट में, तो ये जो धारणा है कि समवेयर डाउन द लाइन nationalist leanings या nationalist feeling could consolidate their hold early on in cinema, it carries a large question mark on itself. तो ये जो nationalist opinion है सिनेमा में, देखिए आमतौर पर हम जब भी कभी बात करते हैं नेशनलिज्म सिनेमा की, तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हम दादा साहेब फाल्के की मिसाल देते हैं, एंड आई थिंक ही वाज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। उनके अलावा भी बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स थे who had absolutely no problem releasing American or foreign films in India. और ये जो फिल्में रिलीज हो रही थी, मोस्ट ऑफ देम वेर इंपीरियल प्रोपेगेंडा फिल्म्स। ये एथनोग्राफिक फिल्म्स हुआ करती थी, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म हो रही हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, एशिया के रैम्पार्ट्स में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। द काइंड ऑफ गुड वर्क दैट colonialism और imperialism is doing or has been doing or will be doing in certain parts of Asian Africa, उसको वो प्रमोट कर रहे थे अपना। वो फिल्में भारत में रिलीज होती हैं, सेंसर्स पास करते हैं उसको, एंड इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एग्जिबिटर्स बहुत खुशी खुशी उस फिल्मों को रिलीज करते हैं, एंड द ऑडियंस अप्रिशिएट्स दैट काइंड ऑफ सिनेमा। तो 1920s एंड 30s का ये जो पीरियड है, ये कंसोलिडेशन का पीरियड, आप कैन टेक इट एज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिज्म ओवर सिनेमा, लेकिन बट 40s के बाद में ये धारणा जो है वो मजबूत होती है। 20s में तो इसका नहीं नजर आता है। इक्के दुक्के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे वेयर द कंटेंट इज ओवरटली पॉलिटिकल और वेयर द कंटेंट इज nationalistic, but overall the picture is कि everyone is in cinema because of the business, because of the money that it involves in making films. ये एक धारणा रही। दूसरा, जब आप जो सेंसर्स के जो कट्स मारते हैं, ये जो कट, जो सीन काट करके जो निकाले जाते हैं, उसको अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो कितने कट्स कितने मारे गए होंगे। तो ये तकरीबन 9 साल में 10,000 फिल्मों में तकरीबन 1200-1300 कट्स करे गए थे। जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप उसको क्लासीफाई करते हैं, जब उसको कोडिंग करते हैं, तो बड़ा फिर एक अजूबा सा आपको नजर आता है कि मोस्ट ऑफ द कट्स आर बेसिकली डीलिंग विद सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन या मोरालिटी के केसेस आते हैं। वहां पर पॉलिटिकल कंटेंट बहुत कम है, कम सेकंड समवेयर इन लाइन, बट द मेजॉरिटी ऑफ द कट्स इन फिल्म दैट वे, जो 1920 से लेके 1928 में जो फिल्में में जो कट्स लगाए जा रहे हैं, वो बेसिकली वाइट वुमन के रिप्रेजेंटेशन को दुरुस्त करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कहीं औरत नहा रही है, वो सीन काट ले रहे हैं, कहीं औरत शराब पी रही, सीन काट ले रहे हैं, कहीं औरत बिस्तर पे बैठ के मर्द को बुला रही है, सीन काट ले रहे हैं, कहीं न्यूडिटी आ रही है, सीन काट ले रहे हैं, कहीं इशारतन जो है वो इंटर टाइटल, क्योंकि डायलॉग तो होते नहीं थे साइलेंट सिनेमा में, तो इंटर टाइटल के जरिए कुछ डबल मीनिंग जो है वो इंटर टाइटल्स आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि ऑडियंस इसको समझ लेगी। देखिए, ये एक सबऑल्टर्न स्पेक्टेटरशिप के बारे में मैं कह रहा हूँ। अब इनसे भी इनको खतरा है, जो पढ़े लिखे भारत मूलवासी हैं, उनसे भी उनको खतरा है। तो ये इंटर टाइटल्स के पीछे बिल्कुल आपको भागते हुए नजर आएंगे। माने एनीथिंग दैट, जितने भी मेटाफोरिकल, एलेगोरिकल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आप तो निखर गई हैं, आप जवान हो गई हैं, तो इस किस्म के जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं इंटर टाइटल्स, उनको वो काट करके उसको आप जो है डिलीट करने की कोशिश हो रही है। तो द मेजॉरिटी ऑफ द कट्स आप जब सिनेमा में देखते हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स,
And when they do have something to do with politics, it's basically from American films. उनके जो American films को जो dialogue हैं, ये सेंसर बोर्ड को, बंगाल बोर्ड को जो है वो हजम नहीं हो रहे हैं। मैं उसकी कुछ अंश आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अगर समय है तो। देखिए इस किस्म के जो है ये डायलॉग जो हैं ये काट करके निकाल दिए गए फिल्म से। गॉड गिव्स अस प्लेंटी बट आवर अकर्स्ड गवर्नमेंट मेक्स अस स्टार्व, ये 1916 की बनी हुई फिल्म है, 1921 में रिलीज हुई। क्रॉप्स आर नॉट शॉर्ट, हार्वेस्ट्स आर अबंडेंट, yet food lies rotting in warehouses that prices may be maintained by money made profiteers। 1919 की फिल्म है, 1921 में फिल्म रिलीज, ये डायलॉग काट लिया गया। Damn the law, we are the people, we are the law। 1921 की फिल्म है, 1924 में रिलीज हुई, इंटर टाइटल काट लिया गया। लास्ट का मैं ये दिखा रहा हूं आपको। बट यू टुक अवे द कंट्री फ्रॉम अस, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? नाउ दैट इट इज रन ड्राई, वी विल गिव इट बैक टू यू। 1923 की फिल्म है, 1927 में रिलीज हुई, काट लिया गया डायलॉग। इसी तरीके से देखिए एक डायलॉग है शैडो ऑफ इजिप्ट, 24 की फिल्म है, 27 में रिलीज हुई। इजिप्ट इज आवर्स, सूडान इज आवर्स, वी हैव वन इंटरेस्ट, टू ड्राइव द फॉरेनर्स इनटू द सी। और ये जो आप देख रहे इंटर टाइटल्स जो काटे जा रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिकन फिल्म से काटे जा रहे हैं। इंडियन फिल्म्स थ्रिलर बन रही है, एक्शन बन रही है, करतब उठा पटक वाली फिल्में बन रही हैं, एंड पीपल आर लविंग दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। सो टू आर्म सिटीजन डाउन विद डेस्पोटिज्म। तो इसी तरीके से देखिए जो डबल ऑन्टोंड्रे जो होते हैं, जो जिनके वो सेंटेंसेस जिनके दो मायने निकाले जा सकते हैं, उनके ऊपर में भी सेंसर की कैंची चल रही है खासी। तो किस किस्म के डायलॉग हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। A signboard which reads in the Alps there is no sin, Blind Herdsman 1919 की फिल्म है। अब देखिए दिस एंट दैट काइंड ऑफ होटल, ये उस तरीके का होटल नहीं है। ये किस तरीके का होटल है, अब अगर आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म इनफैक्ट हैज बीन लॉस्ट फॉरएवर। A soiled flower of London. May I hand over to you the Countess I, the acrobat, I'm tired of her। तो ये इस किस्म से एक और कुछ देखिए। Victoria, let me try again to make you happy। You are growing up, Sally। You smell nice। My husband remains in Venice for another night। ठीक है। और एक फिल्म आई थी द नाइट ऑफ लव, उसमें तकरीबन 27 कट्स करे गए थे। तो उसमें एक वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है, एक ब्राइडल नाइट आता है। अब ये सेंसर बोर्ड को लगता है कि ये नामुनासिब, सही नहीं होगा, तो ब्राइडल नाइट को वेडिंग नाइट में चेंज कर दिया। तो ये जो कट्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली सेक्सुअल थीम से जो है ये रिलेट कर रहे हैं। बट किसी ने कहा द सेक्सुअल इज ऑल्सो द पॉलिटिकल। तो इफ यू टेक इट इन दैट सेंस, then it begins to make sense to you। तो ये पूरा ओवरऑल डिस्कोर्स आपको समझता है, सेक्सुअल इज आल्सो द पॉलिटिकल। अगर आप मिशेल फूको से वाकिफ हैं तो देन यू विल रियलाइज कि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, एंड बोथ रिलेट टू ईच अदर इन सर्टेन वेज। तो दिस इज द वे सेंसरशिप जो है वो ऑपरेट कर रही थी 1920 से लेकर के 1928 में 28 तक। एक 9 साल का पीरियड है, 9000 फिल्में बनाई गई, और इंडियन फिल्म्स बहुत कम थी। इंडियन फिल्म्स का सेंसरशिप में अटकना तभी हो रहा था मुमकिन जब उस फिल्म में न्यूडिटी आ रही थी। तो हिंदुस्तान में भी, भारत में भी वो पाबंदी बाद में फिर लगाई गई चुंबन के ऊपर में, दी प्रोहिबिशन ऑन द किस। बट जब 20s में जब आप फिल्म देख रहे थे, एवरी सिंगल इंडियन फिल्म बीइंग मेड इन इंडिया हैज अ प्रोलॉन्ग किसिंग सीन। कर्मा आई थी एक फिल्म जिसमें देविका रानी और हिमांशु राय, तो उसमें तकरीबन 3 मिनट का एक लंबा किसिंग सीन था। तो ये क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि दीज वे दी जॉनरिक कन्वेंशंस ऑफ सिनेमा ऑफ दैट टाइम। उस वक्त में अंग्रेजी फिल्में इसी तरीके से बनती थी। तो ये जो चुंबन के ऊपर में जो पाबंदी आती है, इट कम्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सो आप ये देख रही है कि जैसे निशांत जी कह रहे थे, आई एग्री कि इट्स नॉट दैट सिंपल। सेंसरशिप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और कहीं पर में मूलवासी और कहीं पर में सेंसर बोर्ड में भिड़ंत हो रही है, कहीं कोलैबोरेशन हो रहा है।
और एक बात बड़ी मजेदार रही, वो ये कि जब इंडियन सिनेमेटोग्राफिक कमेटी से जब नेशनलिस्ट लीडरशिप जब मिलती है, तो वो डिमांड करती है कि सेंसरशिप लाओ, फिल्मों को सेंसर करो, इसमें जो है वो अश्लीलता नजर आ रही है. So there is a kind of a consensus of opinion. Film censorship को at least लेकर के, I can't say about press censorship, but at least on film censorship there is a consensus on either side of the imperial divide. Imperial apparatus वो चाहता है कि फिल्में सेंसर हों, उसमें व्हाइट वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो एक पिक्चर नजर आती है कि वो अपने घरों में डोमेस्टिक लाइफ में वो कैसे रह रही हैं. तो ये देखिए, सिनेमा ने जो है ना, ये जो नजर थी द इंपीरियल गेज ना, उसको उलट दिया. आप अभी तक सिर्फ नजर आ रहे थे, अब आप सिनेमा के जरिए उनके घरों में भी झांक रहे हैं. ये तो इंपीरियल गेज जो रिवर्स होती है ना, इनसे इनको घबराहट थी कि दी प्राइवेट लाइफ ऑफ द रूलिंग क्लास इज नाउ बीइंग मेड पब्लिक. सिनेमा इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकनेस. तो इनसे निपटने के लिए दे वर इन फेवर ऑफ सेंसरशिप. और अजूबा बात ये रही, इवन द नेशनलिस्ट लीडरशिप वाज इन फेवर ऑफ सेंसरशिप. इवन जो सिनेमा एग्जिबिटर्स थे उस 1920 से 1928 के दौर में जो थे, जो फिल्में रिलीज कर रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि फिल्में, अमेरिकन फिल्मों के ऊपर में सेंसरशिप लगे. वो इसलिए होता था क्योंकि जब आप फिल्मों, अमेरिकन फिल्में आती हैं, उसमें चुम्बन के सीन है, उसमें इस किस्म के न्यूडिटी के सीन, जब आप वो काट देते हैं, then it becomes less attractive for the audience. जब उसको कुछ नजर नहीं आएगा, then he has a choice, he can go for this film or he can go for my film as well. तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर सेंसरशिप को जो है वो एग्जिबिटर्स और फिल्म मेकर्स वगैरह, इंडियन फिल्म मेकर्स जो है सेंसरशिप को देखते हैं. So Indian filmmakers were in favor of censorship, not against it. Thank you.